हेलो बैंकर्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएफएमए का यूनिट 13 रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री। और ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू सीआईबी एग्जाम, क्योंकि हाईएस्ट वेटेज एग्जाम में यूनिट 13 को है। नियर अबाउट इसमें के आपको 18 टू 12 मार्क्स इस यूनिट से आएंगे। सेकंड हाईएस्ट है यूनिट 1, जहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स रहेंगे फॉरेक्स वाले कैलकुलेशन। अब हम इसमें पार्ट 1 देखेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप है यहाँ पे। व्हाई बैंकिंग नीड्स रेगुलेशन, बैंकिंग को रेगुलेशन की क्यों जरूरत है, एंड रिस्क बेस्ड सुपरविजन। यहाँ पे हम बीसीबीएस, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बीआईएस, एफएसबी, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अपना सिस्टेमिक रिस्क क्या है, हस्टेट रिस्क, ये सभी चीजें हम देखेंगे। बेसल कैसे इवॉल्व हो गया, ये सभी चीजें देखेंगे। और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, हम उस पर एक अच्छा सा सिंपल वीडियो बना देंगे। तो चलो अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में रेगुलेशन क्यों जरूरी है और उसके गोल्स क्या है वो देखेंगे। व्हाई रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग इज नेसेसरी। बेसिकली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, कोई भी इकोनॉमी या कंट्री का क्या है, बैकबोन है। बैकबोन होने की वजह से उसको रेगुलेशन चाहिए। और बैंक जो है हाईली लीवरेज बिजनेस है। हाईली लीवरेज बिजनेस मतलब बैंक का खुद का कैपिटल कम होता है और डिपॉजिटर के पैसे से वो लेंड करता है, यानी लोन देता है। खुद का कैपिटल कम होता है और डिपॉजिटर का ज्यादा रहता है। ये हाईली लीवरेज बिजनेस हो गया। बैंक में सर बहुत सारे रिस्क है, मल्टीपल रिस्क, जैसे कि क्रेडिट, लिक्विडिटी, मार्केट, ऑपरेशनल रिस्क रहता है। अनरेगुलेटेड रिस्क टेकिंग कैन लीड टू बैंक फेलर। जहां पे रेगुलेशन नहीं रहेगा तो रिस्क बैंक कैसे भी रिस्क ले लेगा, उसकी वजह से बैंक फेल हो जाएगा एंड पूरा इकोनॉमी या एंटायर कंट्री की इकोनॉमी को हार्म हो जाएगा। 2008-9 में लेमन ब्रदर कोलैप्स हो गया, पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ था। हिंस रेगुलेशन क्या प्रोटेक्ट करता है, डिपॉजिटर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, कोई भी कंट्री का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ रहता है। हर कंट्री में कोई ना कोई रेगुलेटर रहता है। इंडिया में रेगुलेटर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है, कंट्री का मॉनिटरी अथॉरिटी है। रोल ऑफ रेगुलेशन इज रिस्क मैनेजमेंट। रेगुलेशन का रोल क्या है रिस्क मैनेजमेंट में, वो देखेंगे। रेगुलेशंस की वजह से क्या होता है, कोई भी बैंक डिफाइन व्हाट रिस्क बैंक्स कैन टेक, मैं कौन सा रिस्क ले सकता हूं। बैंकिंग में सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता तो आप बैंकिंग बिजनेस करना ही बंद कीजिए। आपको रिस्क लेना है विथ योर रिस्क एपेटाइट, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, ठीक है। उसका लिमिट एंड स्टैंडर्ड सेट किया जाता है फॉर मैनेजिंग रिस्क। और इंकरेज किया जाता है बेटर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मैं रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा अच्छा सिस्टम यूज करके। एक्यूरेट रिस्क मेजरमेंट, स्ट्रॉन्ग इंटरनल रिस्क मॉडल्स, मॉडल्स कैसे मुझे रिस्क कंट्रोल करना है, मेजर करना है, आइडेंटिफाई करना है। इंप्रूव गवर्नेंस एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस। गोल्स क्या है ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन का, सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ बैंक्स, ये इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग रेगुलेशन किसके लिए है, सेफ्टी होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए बैंकिंग सिस्टम। इंश्योर बैंक्स मेंटेन एडिक्वेट कैपिटल, सभी इसी चीज पे ही रिस्क मैनेजमेंट है, कैपिटल के ऊपर ही। कैपिटल मस्ट मैच द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द बैंक, बैंक का जो रिस्क प्रोफाइल है उसके साथ मैच होना चाहिए कैपिटल। ऐसा नहीं है आपका रिस्क ज्यादा है, हाई, और आपका कैपिटल कम है, ये बैंक कोलैप्स हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिस्क बेस्ड कैपिटल में क्या होता है, हायर रिस्क हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट, जितना ज्यादा रिस्क रहेगा उतना आपको कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी सभी रूल्स एंड बेंचमार्क सभी बैंक्स के लिए सेम होना चाहिए। नेशनलाइज बैंक के लिए अलग या प्राइवेट बैंक के लिए अलग, ऐसा नहीं है। सभी बैंक्स के लिए, सभी प्लेयर्स के लिए सभी रूल्स होना चाहिए। प्रिवेंट्स अनफेयर एडवांटेजेस, प्रमोट्स हेल्दी कंपटीशन। साउंड बिजनेस एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस, यहां पे इंकरेज करता है प्रूडेंट लेंडिंग, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, इफेक्टिव सुपरविजन, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ सिस्टेमिक रिस्क, सिस्टेमिक रिस्क हम बाद में देखेंगे। प्रिवेंट्स डोमिनो इफेक्ट ऑफ बैंक फेलर्स, प्रोटेक्ट्स एंटायर बैंकिंग सिस्टम, सिस्टेमिक रिस्क देखेंगे तो सभी चीज आप समझ जाओगे। प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है।
डिपॉजिटर्स कैन नॉट मॉनिटर बैंक्स इफेक्टिवली। क्या एक सिंपल पेंशनर है वो ये कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसीलिए रेगुलेटर्स एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ डिपॉजिटर्स और इंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट्स एंड कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। ठीक है। सिस्टेमिक रिस्क, सिस्टेमिक रिस्क क्या है सर? रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, नॉट जस्ट वन बैंक। पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो रही है, फेल हो रही है, वो सिस्टेमिक रिस्क है। एक बैंक फेल होने की वजह से सिस्टेमिक रिस्क नहीं होता है। ये क्यों होता है सर? इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन बैंक्स, बैंक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, मतलब बैंक ए बैंक बी को पैसा देगा, बैंक बी बैंक सी को, मतलब ऐसे इंटरकनेक्शन होता है, उनके बीच में बिजनेस होता है। म्यूचुअल लेंडिंग एंड बोरोइंग एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। एक सिंपल एग्जांपल देंगे सर सिस्टेमिक रिस्क का। क्या है? एक ग्लोबल बैंक है, उसने दिया है एक स्टार्टअप को, टेक स्टार्टअप है, उसको लोन दिया है। टेक स्टार्टअप फेल हो गया। और एक है यूनिटी ट्रस्ट, उसने लोन दिया है या पैसा दिया है, इन्वेस्ट किया है ग्लोबल बैंक में। जब ये फेल हो जाएगा तो इसका पैसा आना बाकी रहेगा। देन ये इसको जो पैसा देने वाला है इस पे इफेक्ट हो जाएगा। और ये जैसी न्यूज बाहर फैलेंगी तो लोग क्या करेगा, जो भी अपना सेविंग है बैंक्स में का, वो पैसा निकालने के लिए जाएगा। ये हो जाएगा बैंक रन। जैसे पैसा निकालने जाएगा बैंक रन, लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाएगा और ये पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बैंक ये फेल हो गया, दूसरे बैंक भी इसके बीच में एक इंटरकनेक्टेडनेस है, इसकी वजह से ये दूसरे बैंक भी फेल हो जाएगा, पूरा इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगा। मल्टीपल बैंक फेल्स, इसी को हम डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, एंड पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी सफर हो जाता है। यही है सिंपली सिस्टेमिक रिस्क। एक बैंक फेल होने की वजह से पूरा बैंकिंग सिस्टम भी फेल हो सकता है, क्योंकि वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। कॉन्टेजन इफेक्ट क्या होता है? सपोज एक बैंक फेल हो गया, जो बैंक से ड्यूज आना है वो मिलता नहीं है, तो इस वजह से जो दूसरा बैंक है वो कैश और फंड क्रंच हो जाएगा, यानी जो लिक्विडिटी का क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विडिटी इश्यू स्टार्ट हो जाएगा। ये फेलर स्प्रेड्स टू अदर बैंक्स, दिस क्रिएट्स अ सिस्टम वाइड रिस्क। यानी सिंपल टर्म में समझा जाए तो एक बैंक फेल होने की वजह से दूसरे बैंक को पैसे का प्रॉब्लम, मनी क्राइसिस आ जाएगा। इसके लिए सिस्टम वाइड रिस्क क्रिएट हो जाएगा। सिस्टेमिक रिस्क सीरियस क्यों है? पूरा फाइनेंशियल सिस्टम डिस्टेबलाइज करता है सिस्टेमिक रिस्क। इट इज अ मेजर चैलेंज फॉर रेगुलेटर्स। सिस्टेमिक रिस्क कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बैंक रेगुलेशन प्रोटेक्ट्स, क्या क्या है सर? इकोनॉमी को और डिपॉजिटर्स को रेगुलेशन प्रोटेक्ट करता है। जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो रिस्क बेस्ड होना चाहिए, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा कैपिटल, कम रिस्क कम कैपिटल। सिस्टेमिक रिस्क कैसे अराइज होता है? ड्यू टू इंटरकनेक्टेड बैंक्स, बैंक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, विथ बिजनेस लेंडिंग बोरोइंग से इंटरकनेक्टेड है। प्रिवेंटिंग कॉन्टेजन इज अ की रेगुलेटरी रोल। बैंक यूज डिपॉजिटर्स मनी एंड टेक रिस्क, रेगुलेशन कीप्स द सिस्टम सेफ। यानी ये हाईली लीवरेज बिजनेस है बैंकिंग। ठीक है। अब वन लाइनर में याद रखोगे तो बैंकिंग क्या है? रिस्क टेकिंग बिजनेस है, ये हाईली लीवरेज बिजनेस। बैंक यूज करता है डिपॉजिटर्स मनी, इसलिए रेगुलेशंस की जरूरत है। और कैपिटल एडिक्वेसी भी होना चाहिए, ज्यादा रिस्क ज्यादा कैपिटल, कम रिस्क कम कैपिटल, और रिस्क बेस्ड कैपिटल होना चाहिए, एंड कंट्रोल ऑफ सिस्टेमिक रिस्क। ये सिंपल टर्म में समझा जाए। अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसका समरी देखेंगे। बैंकिंग रेगुलेशन इसेंशियल है क्योंकि हाई रिस्क एंड लीवरेज बिजनेस है। आरबीआई रेगुलेट करता है इंडिया में टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स एंड इकोनॉमी। रेगुलेशन से रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, 5 की गोल्स है। फर्स्ट है सेफ्टी, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, साउंड प्रैक्टिसेस, कंट्रोल सिस्टेमिक रिस्क एंड डिपॉजिटर प्रोटेक्शन। सिस्टेमिक रिस्क क्या है? फेलियर ऑफ वन बैंक, फेलियर ऑफ मेनी बैंक्स एंड इकोनॉमी वाइड इंपैक्ट होता है। बस सिंपल है। क्यों रिस्क बेस्ड रेगुलेशन, जो चेंजिंग वर्ल्ड इन्वायरमेंट है, जरूरत है, वो देखेंगे। बैंकिंग इन्वायरमेंट पहले कैसे था, अब कैसा है, वो देखना है। अर्लियर यानी 1970s में हाईली रेगुलेटेड एरा, यानी हर चीज यहां पे रेगुलेटेड बाय रेगुलेटर। उस टाइम पे बैंकिंग एकदम सिंपल था, कंट्रोल्ड एंड लो रिस्क था, लिमिटेड मेनली टू डिपॉजिट टेकिंग एंड लेंडिंग। यानी बैंक का मेन काम ही था कि मैं डिपॉजिट लूंगा और लोन दे दूंगा। अभी बहुत सारे चीजें ऐड हो गई है।
स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस कंट्रोल प्रोडक्ट्स ऑपरेशन रिस्क टेकिंग, ये सभी चीजें रेगुलेटर कंट्रोल करता था, यानी हाईली रेगुलेटेड था। उस टाइम पे प्राइवेट प्लेयर भी नहीं थे, लो कंपटीशन था, स्टेबल बट लिमिटेड प्रॉफिटेबिलिटी। जो प्रॉफिट था यानी स्टेडीली ग्रोथ हो रहा था, ठीक है, स्टेबल था। फोकस ऑफ रेगुलेटर सेफ्टी ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड मॉनिटरी कंट्रोल। इसका रिजल्ट क्या होगा? लो रिस्क था, लो इनोवेशन एंड लो इंसेंटिव फॉर चेंज, यानी ट्रेडिशनल बिजनेस टाइप ही था। आगे जाके ये चेंज हो गया। चेंज्ड इन्वायरमेंट पोस्ट डीरेगुलेशन, डीरेगुलेशन के बाद क्या हो गया? डीरेगुलेशन इंट्रोड्यूस टू प्रमोट ग्रोथ, इंप्रूव कंपटीशन, एनहांस कस्टमर सर्विसेज, यानी सभी चीजें ऑनलाइन इंटरनेट ग्रोथ होने लगा, प्राइवेट प्लेयर ज्यादा आने लगे, कंपटीशन बढ़ गया। इफेक्ट्स ऑफ डीरेगुलेशन, क्या होगा इफेक्ट? कंपटीशन बढ़ गया, एंट्री ऑफ न्यू एंड एग्रेसिव प्लेयर्स, बैंक्स टुक हायर रिस्क, रिस्क ज्यादा लेने लगा, कंपटीशन लेड टू ग्लोबलाइजेशन, उसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग स्टार्ट हो गई, मल्टीनेशनल ऑपरेशंस, इंटरकनेक्टेड ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, यानी इजीली ग्लोबल मार्केट एक्सेस होने लगा। इसका प्रॉब्लम क्या होगा? वर्ल्ड रेगुलेशन वेयर नॉट सफिशिएंट टू मैनेज कॉम्प्लेक्स एंड ग्लोबल रिस्क। व्हाई रिस्क बेस्ड रेगुलेशन बिकम नेसेसरी? रिस्क इंक्रीज ड्यू टू, क्यों रिस्क बढ़ गया? आपका ग्लोबल ऑपरेशन बढ़ गया, यानी इंडियन बैंक बाहर भी ऑपरेट करने लगी, नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आने लगे, जैसे कि डेरिवेटिव नया प्रोडक्ट आ गया। एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं, इंटरबैंक एंड क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर्स, नीड टू कंट्रोल रिस्क विदाउट किलिंग कंपटीशन, मेंटेन लेवल प्लेइंग फील्ड ग्लोबली, यानी ग्लोबली जो मेंटेन करना है कि सभी प्लेयर्स को फेयर ट्रीट करे और कंपटीशन इजीली करे, सभी को रोल नियर अबाउट सेम होना चाहिए। सॉल्यूशन, कैपिटल एंड रेगुलेशन लिंक्ड टू रिस्क, जैसे बैंक रिस्क लेगा उस हिसाब से कैपिटल और रेगुलेशन होगा। कॉमन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी इंटरनेशनली कोई ऐसा कोई बॉडी है क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का? वो है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, उसी को कहा जाता है बीआईएस, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। कब स्टेब्लिश हुआ? 1930 में। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद। ओन बाय, कौन ओन करता है? सभी सेंट्रल बैंक्स है, वो सेंट्रल बैंक्स मिला के बीआईएस बनाया है, इंक्लूडिंग इंडिया। उसका हेडक्वार्टर कहां है सर? बेसल, स्विट्जरलैंड में। और ये और बहुत जगह पे ऑपरेट करता है, लाइक हांगकांग एंड मेक्सिको सिटी। इसका रोल क्या है? एक्ट्स एज बैंक फॉर सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के लिए ये एज अ बैंक एक्ट करता है। प्रोमोट इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सभी इंटरनेशनली स्टेबिलिटी के लिए क्रिएट किया गया है, ठीक है। बीआईएस बोर्ड क्या करता है? डिसाइड्स स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, पॉलिसी फ्रेमवर्क, मीट, इसकी मीटिंग कब होती है? एटलीस्ट 6 टाइम्स अ ईयर, वो एक ईयर में वो 6 टाइम्स पे उनका मीटिंग होता है। असिस्टेड बाय 4 एडवाइजरी कमिटी, बीआईएस को असिस्ट करता है ये 4 एडवाइजरी कमिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी, ऑडिट कमिटी, बैंकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी एंड नॉमिनेशन कमिटी। उसके बाद में सर बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बीसीबीएस, ये 1974 में आया है। क्यों स्टेब्लिश किया गया सर? जब फेल हो गया बैंकेस हस्टेट जर्मनी, ये टाइम मिसमैच की वजह से ये क्रिएट हुआ वाला है, उसको हस्टेट रिस्क भी बोला जाता है। ये सीरियस इंटरनेशनल बैंकिंग डिस्टर्बेंसेस, इनिशियली कॉल्ड कमिटी ऑन बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस। इसके मेंबर कौन है? सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ G10 कंट्रीज। रिलेशनशिप विद बीआईएस, बीआईएस के साथ क्या रिलेशनशिप है? बीसीबीएस जो है वो बीआईएस में लोकेटेड है, बीआईएस के प्रीमाइसेस में लोकेटेड है। नो लीगल डिपेंडेंसी ऑन बीआईएस, बीआईएस पे इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बस बीसीबीएस के प्रीमाइसेस में इसका ऑफिस है, ठीक है। और ये हस्टेट रिस्क, ये जर्मनी का टाइम मिसमैच की वजह से हुआ था, ये आगे जाके देखेंगे हम। पर्पस क्या है बीसीबीएस का? टू डेवलप ग्लोबल बैंकिंग सुपरविजन स्टैंडर्ड्स, ग्लोबली एक सुपरविजन स्टैंडर्ड्स है वो बनाना है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। रिस्क बेस्ड कैपिटल नॉर्म्स, यानी रिस्क के ऊपर कैपिटल नॉर्म्स होना चाहिए, ज्यादा रिस्क ज्यादा कैपिटल। इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फेयर ग्लोबल कंपटीशन अमंग बैंक्स। सर
Earlier banking was safe but rigid. डीरेगुलेशन इंक्रीज कंपटीशन एंड रिस्क। डीरेगुलेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होने लगा, तो उसके लिए रिस्क ज्यादा होगा क्रॉस बॉर्डर में। ओल्ड रूल्स फेल्ड, रिस्क बेस्ड रेगुलेशन रिक्वायर्ड। बीआईएस प्रोमोट्स ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बीआईएस क्या करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोमोट करता है, बट बीसीबीएस डिजाइंस ग्लोबल बैंक रिस्क स्टैंडर्ड्स। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोमोट करता है और बीसीबीएस क्या करता है, ग्लोबल बैंक रिस्क स्टैंडर्ड्स बनाता है, रिस्क स्टैंडर्ड्स। ठीक है, बीसीबीएस क्यों चाहिए, उसका मेन रीजन है हर्स्टेड इंसिडेंट जो हुआ था जर्मनी में। ये रूट कॉज है बीसीबीएस के लिए। डेट 26 जून 1974। एक बैंक थी जर्मनी में, उसका नाम है बैंकर्स हर्स्टेड, यानी ये हर्स्टेड बैंक है, ये फॉरेन ट्रांजेक्शन करती थी। कुछ बैंक जो है जर्मनी को, उसको पेमेंट करना था यूएसए, तो सभी बैंकों ने यहां पे पेमेंट कर दिया। कहां पे, हर्स्टेड बैंक को। वो डैश मार्क्स करके उनकी करेंसी है जर्मनी में, यानी देखिए सेवरल बैंक्स पे डैश मार्क्स टू बैंकर्स हर्स्टेड फ्रैंकफर्ट में। तो इनके पास तो पैसा पहुंच गया, बट टाइम जोन डिफरेंस के वजह से यूएसए की बैंक ओपन होने से पहले इस बैंक को रेगुलेटर ने क्लोज कर दिया। क्या कर दिया, रेगुलेटर ने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से इसका पेमेंट नहीं हो पाया। In return, US dollar payments were to be made in New York. Due to time zone difference, before dollar payments were completed, German regulator जो है बर्न्स बैंक्स लिक्विडेटेड बैंक हर्स्टेड। तो रेगुलेटर ने ये बैंक लिक्विडेट कर दिया ये पेमेंट करने से पहले। रिजल्ट, काउंटर पार्टी बैंक सफर लॉस है, जो न्यूयॉर्क की बैंक थी वो लॉस सफर करने लगी। तो ये है हर्स्टेड रिस्क। सेटलमेंट रिस्क अराइजिंग, ये क्या सेटलमेंट रिस्क है, क्यों होगा, टाइम जोन डिफरेंसेस इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, इसके वजह से बीसीबीएस आया है, हर्स्टेड बैंक की वजह से। ठीक है, व्हाई बीसीबीएस वाज नीडेड, हर्स्टेड फेलर रिवील्ड, ये देखा हमने। सीरियस क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट रिस्क, ये भी देखा है। absence of international coordination among regulators, यानी कोऑर्डिनेशन नहीं था इंटरनेशनल बैंक्स में या रेगुलेटर्स में। पॉसिबिलिटी ऑफ सिस्टेमिक रिस्क स्प्रेडिंग ग्लोबली, यानी एक बैंक फेल होने की वजह से उस कंट्री के तो बैंकिंग सिस्टम इकोनॉमी फेल हो जाएंगी, बट इंटरकनेक्टेड है ग्लोबली बैंक्स, तो पूरा ग्लोबली सिस्टेमिक रिस्क हो जाएगा। हिंस इन 1974 G10 कंट्री फॉर्म किया एक बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, फॉर्म्ड अंडर ऑस्पिशियस ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, यानी इसका बीआईएस के प्रीमाइसेस में ही बीसीबीएस है। और इसके मेंबर्स कौन है, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। बीसीबीएस के कौन है, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। बाद में धीरे धीरे G10 टू G20 इसके मेंबर हो गए। ओरिजिनल G10 एक्सपांड हो गया G20। G20 कौन सा, इंडिया, यूएसए, यूके, चाइना, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ईयू, ईटीसी कंट्रीज है। इसका पर्पस क्या है, कोऑर्डिनेट ग्लोबल पॉलिसी ऑन फाइनेंस, ट्रेड, हेल्थ एंड क्लाइमेट। की G20 फैक्ट्स addressed 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। फिफ्थ G20 समिट सेउल में हुआ था, एक्सेप्टेड बेसल 3 नॉर्म। सेउल में जब हुआ था तब बेसल 3 नॉर्म्स एक्सेप्ट किया गया है। रिकमेंडेड इंप्लीमेंटेशन बाय मेंबर, जो भी बेसल 3 के रिकमेंडेशन हो इंप्लीमेंट किया है सभी मेंबर बैंक्स ने। 16th G20 समिट रोम अक्टूबर 2021 में हुआ है। इसका थीम क्या है, पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। फोकस क्या था, कोविड-19 रिस्पांस एंड ग्लोबल हेल्थ रेजिलियंस। ठीक है, ग्रोथ एंड वर्क ऑफ बीसीबीएस, मतलब कैसे वर्क करता है, उसका ग्रोथ कैसे होगा। फर्स्ट, इसका मेंबरशिप एक्सपांड हो गया फ्रॉम G10 टू 45 इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस 28 जुरिस्डिक्शंस। फर्स्ट फ्रेमवर्क आया बेसल कॉन्कॉर्डेट इन 1975। इसमें डिफाइन किया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटर्स इन क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग। जब क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग होता है, रेगुलेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, 1975 में डिफाइन किया गया। इसके मेजर आउटपुट बेसल 1, बाद में बेसल 2, अभी रेसेंट बेसल 3। किस पे है, कैपिटल एडिक्वेसी अकॉर्ड्स है। मीटिंग कब होता है, 3 to 4 टाइम्स अ ईयर बीसीबीएस का। बीसीबीएस क्यों क्रिटिकल है,
ये क्या है, स्टैंडर्डाइज बैंक रेगुलेशंस ग्लोबली। ग्लोबली जो रेगुलेशंस होता है ये स्टैंडर्डाइज करता है बीसीबीएस। और आपको नेशनल यानी डोमेस्टिक जो है आपका रेगुलेटर रहता है उस कंट्री का रेगुलेटर, लाइक आरबीआई। ग्लोबली बीसीबीएस है। किस किस पे फोकस करता है, कैपिटल एडिक्वेसी, रिस्क बेस्ड रेगुलेशन होना चाहिए, क्रॉस जुडिस्टिक्शनल सुपरविजन। ये प्रिवेंट करता है जैसे हस्टैट पहले हुआ था फेल अब ना हो। एंड ग्लोबल बैंकिंग कॉन्टेजन, कॉन्टेजन इफेक्ट भी हमने देखा है। अब हम इसको याद कैसे रखें, हस्टैट रिस्क कैसे हुआ था सर, टाइम जोन सेटलमेंट रिस्क, यानी टाइम जोन डिफरेंट है दो कंट्री का, उसकी वजह से हस्टैट रिस्क हो गया। बीसीबीएस फॉर्म हुआ 1974 में। कहां पे लोकेटेड है, बीआईएस बेसल में। ठीक है, बीसीबीएस बेसल नॉर्म्स किस पे है सर, डिपेंड कैपिटल एडिक्वेसी। G20 इंडोर्स अभी बेसल 3। समरी समझा जाए तो बैंक हस्टैट फेलर एक्सपोज्ड ग्लोबल सेटलमेंट रिस्क, टाइम जोन डिफरेंसेस की वजह से हस्टैट रिस्क हुआ, नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन लीड टू बीसीपीएस फॉर्मेशन। तो हस्टैट रिस्क की वजह से बीसीबीएस फॉर्म हो गया। बीसीबीएस ने बेसल 1, 2, 3 ये सभी फ्रेम किया है फॉर सेफ बैंकिंग। G20 सपोर्ट्स ग्लोबल एडॉप्शन ऑफ बेसल नॉर्म्स। 5 ग्रुप्स ऑफ द बेसल कमिटी, बेसल कमिटी के 5 ग्रुप है। फर्स्ट है पॉलिसी डेवलपमेंट ग्रुप, सेकंड है सुपरविजन एंड इंप्लीमेंटेशन ग्रुप, एंड थर्ड है बेसल कंसल्टेटिव ग्रुप, एंड फोर्थ मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ग्रुप, एंड फिफ्थ है अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ग्रुप। की पॉइंट्स क्या है, ऑल ग्रुप्स रिपोर्ट डायरेक्टली टू द बीसीबीएस चेयरमैन, ये पांचों ग्रुप बीसीबीएस चेयरमैन को रिपोर्ट करते हैं। फॉर्म पार्ट ऑफ द परमानेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये परमानेंट पार्ट है, और इसको सपोर्ट करता है वर्किंग ग्रुप, ये टेक्निकल वर्क, टास्क फोर्स टाइम बाउंड टास्क, एंड हाई लेवल टास्क फोर्स ब्रॉडर गोल्स, ये सभी सपोर्ट करता है इन 5 कमिटी को। ये परमानेंट है, ये इसको सपोर्ट कर देते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन बैंकिंग सुपरविजन, इनिशियल एम क्या था बीसीबीएस का, इंश्योर नो बैंकिंग इस्टेब्लिशमेंट एस्केप सुपरविजन, सभी बैंक सुपरविजन के अंडर आना चाहिए, ऑल बैंक्स। सुपरविजन इज एडिक्वेट एंड कंसिस्टेंट अक्रॉस जुडिस्टिक्शंस, जो भी सुपरविजन है वो एडिक्वेट और कंसिस्टेंट होना चाहिए सभी जुडिस्टिक्शंस में, अलग अलग नहीं होना चाहिए। बेसल कॉन्कॉर्डेट की माइलस्टोन 1975 में सर फर्स्ट पेपर आया बेसल कॉन्कॉर्डेट, शेयरिंग सुपरविजन बिटवीन होम एंड होस्ट अथॉरिटीज, कवर होता है इसमें फॉरेन ब्रांचेस, सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर्स। 1983 में रिवाइज्ड एंड रीइश्यूड प्रिंसिपल फॉर द सुपरविजन ऑफ बैंक्स फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट, फॉरेन बैंक के लिए भी ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए इसको सुपरवाइज किया गया। और 1990 में सप्लीमेंट इश्यूड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सुपरवाइजर्स, जो भी इंफॉर्मेशन है सुपरवाइजर में एक्सचेंज होना चाहिए, इंप्रूव्ड क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ प्रूडेंशियल इंफॉर्मेशन। 1992 में मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर सुपरविजन ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप्स अदर सुपरवाइजर्स इंडोर्स टू इनवाइटेड टू इंडोर्स। बाद में 1996 में रिपोर्ट्स ऑन सुपरवाइजर्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग आया, इंडोर्स बाय 140 कंट्रीज, स्ट्रेंथन द होम होस्ट कोऑपरेशन। कोर प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव बैंकिंग सुपरविजन फर्स्ट पब्लिश्ड कहां कब हुआ, 1997 में, उसमें 25 प्रिंसिपल्स थे। अभी का लेटेस्ट वर्जन है 2012 का, 29 प्रिंसिपल्स है। इसमें क्या क्या कवर होता है, सुपरवाइजरी की पावर क्या है, अर्ली इंटरवेंशन, टाइमली सुपरविजनरी एक्शरी, एंड कंप्लायंस एंड स्टैंडर्ड्स। बीसीबीएस एंड कोविड 19, कोविड 19 की वजह से बहुत सारे इंपैक्ट आ गए। प्लान रिवीजन 2021 इज पोस्टपोन, तो जो भी प्लान किया था वो पोस्टपोन हो गया। एक्शंस क्या है, 1 ईयर डिफरल ऑफ बेसल 3 इंप्लीमेंटेशन, सस्पेंशन ऑफ पॉलिसी कंसल्टेशन, जुडिस्ट्रिक्शनल असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव क्या था, अलो फोकस ऑन कोविड 19 इंपैक्ट, एग्रीमेंट नो रोल बैक ऑफ रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड यानी एफएसबी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड क्या है, ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यहां पे नाम स्टेबिलिटी है तो स्टेबिलिटी प्रमोट करता है, कोऑर्डिनेट्स नेशनल अथॉरिटीज एंड स्टैंडर्ड सेटर्स, पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड बाय जुडिस्टिक्शंस एंड नेशनल अथॉरिटीज के लिए। एफएसबी 5 प्रिंसिपल ड्यूरिंग कोविड 19, कोविड 19 में इसके 5 प्रिंसिपल आए हैं, कौन सा है, लेंडिंग
एंड क्रेडिट सपोर्ट। सेकंड है फंडिंग एंड लिक्विडिटी सपोर्ट। थर्ड है मार्केट फंक्शनिंग। नेक्स्ट ऑपरेशनल कंटिन्यूटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अथॉरिटी बिजनेस कंटिन्यूटी। ये एफएसबी के 5 प्रिंसिपल है ड्यूरिंग कोविड-19। अब समरी देखिए, बीसीबीएस वर्क करता है थ्रू 5 परमानेंट ग्रुप्स है और सब वर्किंग ग्रुप्स भी है उसमें, उसको हेल्प करते हैं। बेसल कॉन्कॉर्डेट लेड द बेस फॉर क्रॉस बॉर्डर सुपरविजन। कंटिन्यूअस अपडेट्स इंप्रूव इंफॉर्मेशन शेयरिंग। कोर प्रिंसिपल आया 29 2012। इसके कितने हैं कोर प्रिंसिपल? लेटेस्ट वाला 29 है 2012 में। कोविड 19 की वजह से डिफर हो गया, नॉट डाइल्यूशन ऑफ बेसल 3। एफएसबी कोऑर्डिनेट्स ग्लोबल रेगुलेटरी रिस्पॉन्सेस। सिस्टमिक रिस्क एंड बैंकिंग रेगुलेशन। सिस्टमिक रिस्क तो हमने देखा, फिर भी जस्ट ओवरव्यू करेंगे। मीनिंग क्या है सिस्टमिक रिस्क का? सिस्टमिक रिस्क डिफॉल्ट ऑफ वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट्स रिपल इफेक्ट। दिस रिपल इफेक्ट्स लीड टू डिफॉल्ट अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी एक बैंक कोलैप्स हो गई तो बैंक ये भी कोलैप्स हो जाएगा, पूरा एंटायर बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया। थ्रेट टू स्टेबिलिटी ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम। हाउ रिस्क सिस्टेमिक रिस्क अराइजेस। देखिए कैसे होता है, बैंक इंटरकनेक्टेड होते हैं, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंक्स। ओवर द काउंटर होता है। एग्जांपल, बैंक ये फेल हो गया, बैंक बी सफर लार्ज लॉसेस ड्यू टू ट्रांजेक्शन विद बैंक ए। बैंक बी में आल्सो फेल, बैंक सी एक्सपोज टू बैंक बोथ ए। बैंक सी क्या है, ए को भी एक्सपोज है, बैंक बी को भी एक्सपोज है। फेसेस सेवरल फाइनेंशियल डिफिकल्टी thus due to interconnectedness and interdependent systemic risk arises। सिंपल है ये। अब इसमें रोल ऑफ रेगुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इफ मार्केट ऑपरेट्स विदाउट रेगुलेटर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो क्या होगा? बैंक्स विथ लो इक्विटी कैपिटल में लूज डिपॉजिटर कॉन्फिडेंस। दिस कैन रिजल्ट इन रन ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट रन में लीड टू सिस्टेमिक रिस्क। इसलिए रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आया डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड इट्स इंपैक्ट। नियर अबाउट सभी कंट्रीज के पास डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम है। अपने यहाँ पे डीआईसीजीसी करके गवर्नमेंट का इंश्योरेंस, आरबीआई का इंश्योरेंस स्कीम है। डिपॉजिटर का अप टू 5 लाख सेफ रहता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेन कॉन्फिडेंस ऑफ डिपॉजिटर्स इन द बैंकिंग सिस्टम। हाउएवर डिपॉजिट इंश्योरेंस encourage banks to reduce equity capital। रीजन क्यों? टू इंप्रूव रिटर्न। ठीक है। Why capital regulation is necessary? क्यों नेसेसरी है? Because deposit insurance can reduce banks incentive to hold equity capital। ठीक है, इंश्योरेंस है तो जो इक्विटी कैपिटल है वो बैंक कम भी कर सकता है। तो इट इज नेसेसरी टू कंबाइन डिपॉजिट इंश्योरेंस विथ कैपिटल रेगुलेशन। रेगुलेटर्स देयरफॉर प्रिस्क्राइब मिनिमम कैपिटल लेवल्स बैंक मस्ट होल्ड। तो रेगुलेटर प्रिस्क्राइब करता है को आपको डीआईसीजीसी तो है, आपको इंश्योरेंस तो है, फिर भी आपको कुछ कैपिटल आपको रखना है। समरी, सिस्टेमिक रिस्क क्यों होता है? इंटरकनेक्टेड बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। फेलियर ऑफ वन बैंक ट्रिगर मल्टीपल बैंक फेलियर्स। Absence of regulation can cause deposit runs। Deposit insurance maintains confidence but may reduce equity capital। Hence capital regulation along with deposit insurance is essential। अभी अपना पॉन्जी स्कीम, बाद में चीट फंड, ये अनरेगुलेटेड है। तो इसमें कोई पब्लिक जो है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वही पैसा इन्वेस्ट करता है। जो पढ़ा लिखा है वो मार्केट में रखेगा, डिपॉजिट करेगा। ठीक है, ये आया सभी बैंकिंग एंड ये कैपिटल मार्केट रेगुलेटेड है, इसलिए इस पे ट्रस्ट है। इस पे ट्रस्ट नहीं है। बहुत सारे पॉन्जी स्कीम तो फ्रॉड निकले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।